अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन, उसकी टाइप्स, केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शंस और केमिकल इक्विलिब्रियम को रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया था। इस टॉपिक से ये ग्राफ रहता है, ये हमने डिस्कस करना है आज की वीडियो में। तो पहले हम जनरल बातों से स्टार्ट करते हैं, वो बातें जो हर तरह के ग्राफ पे एप्लीकेबल हैं और उनको समझना ज़रूरी है। इस ग्राफ में आप लोगों को दो लाइंस दिख रही हैं। ये लाइन है एक हॉरिजॉन्टल और एक ये लाइन है वर्टिकल, सही है। इसे हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। और दूसरी लाइन क्या है? वाई एक्सिस। वाई लिखा हुआ दिख रहा है, ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल। तो ग्राफ में हमें दो एक्सिस मिलेंगे, एक्स और वाई। एक्स कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। और वाई कौन सा है? वर्टिकल। अब एक और बात है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्वांटिटीज़ दिख रही हैं, जैसे कि टाइम, जैसे कि कंसंट्रेशन। हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ली है। ये हमने ऐसा क्यों किया? हम एक्स एक्सिस पे हमेशा ऐसी क्वांटिटी लेते हैं जो इंडिपेंडेंट हो, वो क्वांटिटी जो किसी और पर डिपेंड नहीं कर रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम, टाइम किसी और चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो हम टाइम को, जब भी हमारे पास ग्राफ में टाइम होगा, हम उसे किस पे लेंगे? एक्स एक्सिस पे। अच्छा, अब वाई एक्सिस पे हम कैसी क्वांटिटीज़ लेते हैं? ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही हो, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है। अभी टाइम 0 है, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, कंसंट्रेशन क्या होगी प्रोडक्ट की? 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, सही है, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की बढ़ती जाएगी। तो कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है टाइम पे, तो हम कंसंट्रेशन को किस पे लेंगे? वाई एक्सिस पे। ये बात समझ में आ गई? अब आ जाओ अपने ग्राफ पे, सही है। अच्छा, अब हम इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारी बुक में बना हुआ है। एक्स एक्सिस है जिस पर हमने टाइम लिया हुआ है, और वाई एक्सिस है जिस पे हमने कंसंट्रेशन ली हुई है। टाइम इन मिनट्स है और कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब है। याद रखना, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर डीएम क्यूब। डीएम मतलब डेसीमीटर, पर डीएम क्यूब अभी पर लीटर क्यूब भी होता है, सही है। जब भी मोल पर डीएम क्यूब में कोई भी आपको क्वांटिटी गिवन हो, वो क्या होगी? कंसंट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे दो लाइन्स हैं, एक रेड और ब्लू से शो की हुई है। रेड लाइन क्या है? रिएक्टेंट को शो कर रही है, और ब्लू लाइन किसको शो कर रही है? प्रोडक्ट को। यहाँ पर देखो, रिएक्टेंट की जो लाइन है, अभी यहाँ पर ये वाई एक्सिस से टच हुई है। वाई एक्सिस पे हमारे पास वैल्यू क्या है? 60, ठीक है। मतलब 60 मोल पर डीएम क्यूब इस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। टाइम अगर हम देखें तो ये 0 पे टच हो रहा है, ठीक है। टाइम जब ग्राफ ऐसे मूव करेगा तब टाइम बढ़ेगा। अभी ग्राफ कहाँ पर है? लाइन पर। टाइम क्या है इस लाइन पर? 0, मतलब 0 मिनट। अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? 60 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। प्रोडक्ट की बात करें, टाइम क्या है? 0, कंसंट्रेशन क्या है? 0। जब रिएक्शन ही शुरू नहीं हुआ तो प्रोडक्ट क्या होगा? 0 मोल पर डीएम क्यूब। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेंशन ना हो, तब भी हम ये बात बता सकते हैं कि कौन सी लाइन किसको शो कर रही है। ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है, रिएक्टेंट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे जा रहा है? नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड। और टाइम कैसे मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब टाइम बढ़ रहा है, 10 से 20 मिनट हो रहा है, 20 से 30, और जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है। ऐसा ही होता है रिएक्शन में कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। ग्राफ समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, ऐसे मूव कर रहा है, वर्टिकल भी मूव कर रहा है और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल भी। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। इस ग्राफ में एक और नोट करने वाली बात है, यहाँ तक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती गई, सही है। यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती गई, लेकिन इस पॉइंट के बाद ना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मज़ीद कम हो रही है, ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मज़ीद बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अब
कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो चुकी है, कांस्टेंट, जो कि हमें इस ग्राफ से भी दिख रहा है। अभी तक हमने ग्राफ को डिस्कस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़, खसूसियात। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और रिवर्स रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये हमने भी डिस्कस करना है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिख दी है, H2 + I2 क्या बना रहा है, 2HI। अब हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। जबकि अगर हम रिवर्स की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट सेम है, रिएक्टेंट से क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट। देख सकते हो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है, फॉरवर्ड। अच्छा, रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। प्रोडक्ट से क्या बन रहा है, रिएक्टेंट। थर्ड पॉइंट है, इनिशियली इसका रेट इंक्रीज होगा बट ग्रेजुअली इसका रेट कम होते जाएगा। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो स्पीड है फॉरवर्ड रिएक्शन की वो शुरू में बहुत ज़्यादा होगी, बट जैसे जैसे टाइम पास होगा फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे पास H2 है और I2। जब रिएक्शन शुरू होगा तो ये H2 I2 बहुत ज़्यादा स्पीड से आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, 2HI। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा इसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी, इनकी जो रिएक्टिंग स्पीड है, जो रेट है वो कम होता जाएगा। अब आ जाओ रिवर्स रिएक्शन पे, बैकवर्ड रिएक्शन पे। इनिशियली रेट डिक्रीजेस, ग्रेजुअली इंक्रीजेस। इसका जो रेट है स्टार्टिंग में वो कम होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा इसका रेट बढ़ता जाएगा। मतलब शुरू में रिवर्स रिएक्शन की स्पीड कम होगी, लेकिन जैसे का टाइम गुजरेगा रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी। अब ये बात समझो कि फॉरवर्ड रिएक्शन पहले ज़्यादा था फिर कम होता गया। रिवर्स रिएक्शन पहले कम था फिर ज़्यादा होता गया। सही है, पहले कम था फिर ज़्यादा होता गया। ये डायरेक्शन कम होती जा रही है, ये डायरेक्शन बढ़ती जा रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। इसी पॉइंट को फिर हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। सही है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये लेफ़्ट टू राइट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और ये रेट वाली तमाम बातें क्लियर होनी चाहिए जब हम आगे न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे या फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे या फिर इसके MCQs, तो वहाँ पर ये तमाम बातें काम आएंगी। अभी हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन को। अब हमने डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। बेसिकली हमने यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहला है ऑलवेज एक्सिस्ट इन क्लोज सिस्टम के डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ पर हमें मिलेगा, क्लोज सिस्टम में। क्लोज सिस्टम का मतलब पता है, ऐसा सिस्टम जहाँ पर हम ना ही रिएक्टेंट ऐड कर रहे हों और ना ही हम वहाँ से प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हों, वो सिस्टम क्लोज है। वहाँ पे ना ही कोई चीज़ एंटर हो रही है ना ही कोई चीज़ वहाँ से एग्जिट कर रही है। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हमें कहाँ पर मिलेगा, क्लोज सिस्टम में। अच्छा, अब अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो वहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाएगी। अब उनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, उनका जो अमाउंट है, उनकी जो क्वांटिटी है, अब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट है अप्रोच फ्रॉम अदर साइड ऑफ द रिएक्शन। इट मीन्स के इक्विलिब्रियम को हम रिएक्शन के दोनों डायरेक्शन से समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कैन बी डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। याद रखना, अब भी बात हुई थी क्लोज सिस्टम की, जहाँ पर हम कोई रिएक्टेंट ऐड नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्ट वहाँ से रिमूव नहीं कर रहे। यहाँ पर क्या इस्टेब्लिश हुआ हुआ है अभी, इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इस सिस्टम को हम ओपन कर दें और यहाँ पर हम रिएक्टेंट ऐड करना शुरू हो जाएं, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गई। कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गई, इट मीन्स इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। सही है, इक्विलिब्रियम पर तो कांस्टेंट थी ना कंसंट्रेशन, हमने क्या किया, कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर दिया। इट मीन्स हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसका एक मेथड तो अभी हमने देखा, कंसंट्रेशन को चेंज कर दो, रिएक्टेंट और ऐड करवा दो, प्रोडक्ट वहाँ से रिमूव कर दो। एक तो ये मेथड हो सकता है, या फिर प्रेशर को चेंज कर दो। थर्ड क्या हो सकता है, टेम्परेचर को चेंज कर दो।
प्रेशर और टेम्परेचर की एग्जांपल मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बुक में गिवन नहीं है और फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ना हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ का एक क्वेश्चन है जिसमें क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस गिवन है, कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है। हमने क्या करना है, इसका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। पहले हेडिंग डालनी है फॉरवर्ड रिएक्शन की, सही है, और फिर रिवर्स रिएक्शन की। हमें पता है लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमने क्या लिखना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में N2 + O2। ये जो ब्रैकेट में स्मॉल g लिखा है इट मीन्स गैसियस स्टेट, कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में। O2 किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में। NO किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में। सॉरी, हमें सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है। हम क्या करेंगे, बस ये है फॉरवर्ड रिएक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। रिवर्स में हमने क्या करना, 2NO N2 + O2। सिंपल, हमने क्या किया, राइट टू लेफ़्ट रिएक्शन लिख दिया, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट हमने लिख दिया। सेम हमने इसमें भी करना है, हेडिंग डालनी है पहले फॉरवर्ड रिएक्शन, सही है। क्या लिखेंगे, 2SO2 O2, क्या बन रहा है ये, 2SO3। डायरेक्शन एक साइड दिखाना है इसमें क्योंकि ये सिर्फ क्या है भी फॉरवर्ड रिएक्शन। सेम विद हमने करना है रिवर्स रिएक्शन के साथ। SO3 2 है मोल्स। रिएक्शन की डायरेक्शन एक साइड दिखाना है इसमें, ये बात याद रखो। अगर ये हमने ये कर दिया तो पूरा गलत हो जाएगा। रिएक्टेंट क्या है इसके, SO2 2 मोल्स + O2। बस हमने ये करना है।